आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कानून व्यवस्था का जिक्र। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रशासनिक अफसर कानून व्यवस्था कायम रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादातर मामलों में आरोप ऐसे लोगों पर लगे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी या फिर पार्टी से जुड़े लोगों से ताल्लुक रखते हैं। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर की घटना को लेकर, जहां पैसों के लेन देन में एक डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। डॉक्टर के परिजनों ने हत्या का आरोप बीजेपी नेता के भतीजे पर लगाया, लेकिन खौफ के चलते आरोपी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई। कानपुर में नशेबाजी के चलते बीजेपी पार्षद के पति ने एक युवक को पीट कर बेदम कर दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस ने आरोपी पार्षद पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे कई मामले सामने आए जो कहीं ना कहीं ध्वस्त कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अंबेडकर नगर की घटना, प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी ने परिवार वालों पर चाकू से हमला कर प्रेमिका के बाबा को मौत के घाट उतार दिया। परिवार के अन्य सदस्यों को भी घायल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी प्रेमी के साथ एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बस्ती में गैंगरेप से आहत दंपत्ति ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले दंपत्ति ने वीडियो भी वायरल किया, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रयागराज से अपहरण का मामला सामने आ रहा है। 14 साल के एक किशोर की चित्रकूट के जंगलों में पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने किशोर के परिजनों से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को एक बैठक भी बुलाई है। क्या लचर कानून व्यवस्था पर सीएम अधिकारियों के पेंच कसे जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके लापरवाही और कोताही बरती जा रही है। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों में ज्यादातर पार्टी के कार्यकर्ता या फिर उनके करीबी शामिल हैं। क्या कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सीएम का बुलडोजर उन पर गरजेगा? और इसी बात को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिताजी, क्या मामला था? आप यहाँ पे आए थे, क्या मामला? मैं आया था और अध्यक्ष जी डॉक्टर आर्य वर्मा साहब आए थे। वो डॉक्टर साहब हैं घनश्याम त्रिपाठी जी, तो लभुआ के ही रहने वाले थे और यहीं पर शहर में रहते थे। और उनकी तो मतलब नृशंस हत्या हुई, मतलब गोली मार कर तो दूसरी बात है, लेकिन हाथ पैर तोड़ कर। और उनकी पत्नी भी है, वह तो नाम बता रहे हैं। और उसके बाद लाश पर लाद करके भेजी गई है, लाश रिक्शे पर लाद करके। और यह तो बिल्कुल ही एकदम घृणित और जघन्य अपराध हुआ है और दिन दहाड़े हुआ है, शहर में हुआ है। और पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर एकदम सख्ती से कदम, मतलब कि जो लोग हैं उनके नाम तक भी आ रहे हैं, उन्हें मरते मरते हुए बता के गए। इसमें कोई ढिलाई की बात नहीं होगी। मैं शहर में था, जनसंपर्क में था और पता लगा हमको कि ऐसी घटना हुई, तो मैं तुरंत आया यहाँ पर। और एसपी साहब से बात हुई है, वह आ भी रहे हैं और उसमें सख्त से सख्त, सीख से सीख कार्रवाई लाइन आर्डर को नहीं दिया है। अब ये तो जो सामने है वो तो सामने ही है, इसमें न कोई चीज़ छुपाने की है न बढ़ाने की है। और एसपी सुल्तानपुर खुद चल करके आ रहे हैं विदिन नो टाइम, अभी 2-4 मिनट में चल चुके हैं। भूमाफिया जिस तरह से घटना घटित कर रहे हैं, एक तरफ तो सरकार आपकी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही, चिन्हित करके। नहीं, इस तरह की आप तो जानते भूमाफिया मिट्टी में मिले हैं और आगे भी मिट्टी में ही मिलेंगे। उनके भूमाफियों के लिए उनके लिए कोई ढिलाई नहीं। उनके कहना है जमीनी विवाद का ही मामला है, कुछ जमीन खरीदे। हाँ, पत्नी उनकी बोल रही थी, आप लोगों में से भी कही थी, उनकी पत्नी बोल रही है कि जमीनी मामला है और उसमें नहीं, क्या राजनीति भी संबंध है जो मुलजिमों का? अब इसको तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन होने पर पता लगेगा। जितना उनके परिवार के और उनकी पत्नी बता रही हैं, वो तो आप लोगों के सामने मैंने बता दिया।
तो ये 4 जगहों की जो घटनाएं सामने आ रही हैं एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी हैं कि कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों आखिर दबाव वश सही कार्रवाई नहीं की जाती है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि किसी नेता के दबाव में कार्रवाई पर जो ढिलाई है वो बढ़ती जाती है। कई बार कितनी भी बड़ी घटना सामने आ जाए, लेकिन जो प्रशासनिक रवैया रहता है वो बेहद लापरवाही भरा नजर आता है। और इसीलिए आज जनहित में यह मुद्दा उठाना पड़ा और इसको लेकर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपका परिचय करा देते हैं। अजय चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक गहलोत, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश द्विवेदी जी, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, अनिल यादव जी से शुरुआत करते हैं। अनिल जी, अगर देखा जाए लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और ये घटनाएं उदाहरण के तौर पर सामने आ रही हैं। सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर और कानपुर की ये घटना ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रशासनिक रवैया क्या है। क्या कहेंगे? सोनी जी, देखिए, ये जो घटनाएं आपने गिनवाई हैं ये आए दिन की घटनाएं हैं और इन घटनाओं से जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, जो हकीकत है उत्तर प्रदेश की, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ये हालात जो हैं ये बयान कर रही हैं कि किस तरह का शासन प्रशासन, किस तरह की सत्ता उत्तर प्रदेश में आज चल रही है। आप देखिए कि किस तरीके से इन घटनाओं को छुपाने का प्रयत्न किया जाता है। ये घटनाएं आम जनता तक ना पहुंचे उसके लिए क्या किया जाता है? कभी बुलडोजर का सहारा लिया जाता है, कभी फर्जी एनकाउंटर की बात करी जाती है और कभी योगी जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, बतौलेबाजी भी खूब होती है। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो कह रहे हैं कि स्वयं एसपी साहब आ रहे हैं। अरे एसपी साहब कोई एहसान नहीं कर रहे वहां आकर, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सुल्तानपुर की जो घटना है, यहां पर डॉक्टर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपने पैसे से खरीदी हुई जमीन पर अपना मकान बनाना चाह रहा था। उससे रंगदारी मांगी जा रही थी, उसकी पत्नी का कहना है कि जब से ये जमीन ली है उत्तर प्रदेश में, जब से हम लोगों ने ये जमीन का टुकड़ा लिया है, हमारे लिए बिल्कुल हमारा काल बन गई है। तो निश्चित तौर पर इस पर जवाब देना पड़ेगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का रिश्तेदार है। तो क्योंकि योगी जी ने ये कहा था कि जो गुंडे बदमाश है वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो मुझे ये बताइए, मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग यहाँ पर है, मैं पूछना चाहता हूं कि जो गुंडे बदमाशों की जो जगह है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ले ली है? क्योंकि आपने भी कई उदाहरण दिए। और जहां तक शासन और प्रशासन की बात है, मैं एक दो उदाहरण और भी दे देता हूं आपको। आज ही की घटना बता रहा हूं, मेरठ में एक छात्रा से तमंचे के बलबूते पे दुष्कर्म हुआ है। बच्ची अपने पिता के लिए खाना लेकर अस्पताल जा रही थी और आप पता है बाद में क्या हुआ है? बाद में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, दर बदर थाने घूमती रही बेचारी, और जब मामला हाईलाइट हुआ तब जाके कुछ हुआ है उसमें। एटा में भी ऐसी घटना हुई है कि परिजनों को पीट दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी बच्ची से छेड़खानी हो रही थी और वो उसको बचाने पहुंच गए, तो परिजनों को भी पीटा है, छात्र को भी पीटा है। सुल्तानपुर की घटना आपने बताई है। कानपुर में भी आपको कुछ दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या करी है, उसमें भी उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझे ठगा है, मुझसे बेईमानी करी है, उसने भी आत्महत्या की और लिखित चिट्ठी दी, अब तक उस पर अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो गुंडे बदमाश थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका असली चेहरा सामने आ रहा है कि योगी जी गुंडे बदमाशों की बात तो ठीक है, लेकिन जो गुंडे बदमाशों के रूप में जो नए भाजपा के लोग आ गए हैं, उनका क्या इलाज होगा हमारे यहाँ पर? चलिए इलाज पूछ लेते हैं। राजेश द्विवेदी जी हमारे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजेश द्विवेदी जी, भाई ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवहार क्यों? ये विपक्ष का आरोप भी है क्योंकि जो कानून व्यवस्था की लचर तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। ये 4 एग्जाम्पल काफ़ी थे, हालांकि और भी जगहों की वारदातों का जिक्र कर दिया जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। तो ये बीजेपी के रिश्तेदार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये समझ नहीं आ रहा। क्या अलग से कानून बनाया जाना चाहिए उनके लिए? अनम्यूट करिएगा राजेश जी। जी मैडम आ रही है आवाज? जी राजेश जी। डिबेट में जुड़े हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के पश्चात में
कानून व्यवस्था का जितना सुधार हुआ है, पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का ध्वस्तीकरण लोग कर चुके थे, यही समाजवादी पार्टी के कांग्रेस लोग मिल करके जब सरकार बनाने का काम करते थे और उनके शासनकाल में जो मंसूबा पाल कर बैठे हुए अपराधियों का जो मंसूबा था कि किसी के जमीनों पे कब्जा कर लेना, किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ में बलात्कार कर देना, किसी जो है बहन बेटे को जो है उठा लेना, तो ये आम बात थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार बनती है और इस योगी जी की सरकार में बनने के पश्चात में जब अपराधियों पे शिकंजा कसा जाता है, तो यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग जो है सदन में बैठ करके जो है अपराधियों के पक्ष में बोलने का काम करते हैं। अपराधी किसी भी जात का और किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। अपराधी को ज्यादातर राजेश जी, आपने सुना होगा अनिल यादव जी ने जो आरोप लगाए, ये विपक्ष के आरोपों के अलावा जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर उस बिहाफ पर बात की जाए, मैडम पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थिति रही कानून व्यवस्था की, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। और पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा अगर हुआ ये लापरवाही बरती गई, तो अब आप है ना सत्ता में, आप सुधारिए। मैडम उसी विषय को मैं आपके समक्ष में रखा हूँ। कहने का मतलब जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे वो समाजवादी पार्टी, ठीक है राजेश जी, जवाब दीजिएगा विस्तार से। दर्शकों की राय भी महत्वपूर्ण होती है, उनकी राय साझा कर लेते हैं। कानपुर से एक सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी, सुन पा रहे हैं सुरेश जी। हाँ, उत्तर प्रदेश में इतने कानपुर नगर के अंदर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी रहते हैं और कानपुर के सांसद में सत्यदेव पचौरी रहते हैं, इतने विधायक रहते हैं और फिर भी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसे नेता लोग हैं तो किस लिए हैं? अधिकारियों को जाके देखें क्या क्या काम। शुक्रिया सुरेश जी राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक उन्नाव से हैं राम कुमार निषाद जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राम कुमार जी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे भाई साहब जो सपा के अभी बोल रहे थे जी, 2006 में हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में हमारी लड़की भी आई थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और मेरी लड़की जलाग मार दी गई थी जी, और हमसे जबरदस्ती वहाँ साइन करवाए गए थे और मैंने जो है जांच कराने की मांग की थी। उस समय सरकार को जब मतलब सपा की थी, आज ये मतलब जो है राजनीति करने शुरू रहते। अरे मतलब तो नहीं अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये समाजवादी के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हमारे साथ, अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे जी। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ AK जैन जी, एक्स IPS अधिकारी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। AK जैन जी आपका रुख करेंगे, बात पूरी कर लीजिए अपनी राजेश जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार योगी जी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं, तो विपक्ष में बैठे हुए सभी अपराधियों के पक्ष में बोलने का काम करते हैं। ये एक आध उदाहरण बता दो कौन सा इसके खिलाफ ऐसे किया है? उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार है। कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। निश्चित है अपराधियों का मनोबल दबा हुआ है, लेकिन यदि अपराधियों के मनोबल इसलिए उठ रहे हैं कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग ये बोलना उनके पक्ष में करने का काम करते हैं, इसलिए बताइए ना, नाम बताइए किसके पक्ष में। अभी हरदोई की घटना, अभी भाई साहब कह लेने दीजिए, अभी हरदोई की घटना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही कहा व्यक्ति कि मेरे लड़की को जला करके मार दिया गया था। आप बताइए इस प्रकार से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है गुंडा माफियों को जिस प्रकार बढ़ोतरी दे करके और सरकार बनाने का काम करती थी, निश्चित है जितने लोगों ने काम किया है हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार में, जो भी राजेश आंसर देना चाहूंगा। भाई साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब कहते हैं तो कानून उस पे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अच्छी बात है, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है राजेश जी, बहुत अच्छी लग रही है आपकी बातें, लेकिन सुनने के साथ साथ राजेश जी
आप बोलेंगे, बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस हैं AK जैन जी जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं AK जैन जी का और समझते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर क्या वाकई अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है, और की जा रही है तो ये मामले क्यों सामने आ रहे हैं सर, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये 25-26 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि किसी भी प्रकार के अपराध होने बंद हो जाएंगे, तो ये मतलब एक कल्पना मात्र है। अपराध होंगे। अपराध जो है, पुलिस का जो मापदंड होता है, मैं 37 इयर्स मैंने इसी प्रदेश में लगाए हैं। जो मापदंड होता है वो ये कि कोई घटना अगर हो जाए जी, तो उस घटना के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, उसमें क्या गिरफ्तारियां की गई, उसमें और क्या कार्रवाइयां की गई, क्या NSA की कार्रवाई की गई, गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, ये सब कार्रवाइयां इंपॉर्टेंट हैं। इसका प्रभाव अपराध जगत पर पड़ता है और भविष्य में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर पड़ता है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम लोग भी पढ़ते हैं और कि हर घटना में कार्रवाइयां चल रही हैं, घटनाएं होती रहेंगी। घटनाओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना ये पुलिस का दायित्व बनता है, और कहीं पर अगर नहीं कर रहे हैं उनको करनी चाहिए। और ये भी देखा जाना चाहिए, जो हम लोग देखते थे कि क्या ये घटना रोकी जा सकती थी, क्या इस घटना में अगर कोई निरोधात्मक कार्रवाई की गई होती तो क्या ये घटना रुक सकती थी। इसके ऊपर भी चिंतन वरिष्ठ अधिकारियों को करना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि ये घटना रोकी जा सकती थी तो संबंधित थानाध्यक्ष जो क्षेत्र के कर्मचारी हैं पुलिस के, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने इस संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस की कार्रवाई का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है निरोधात्मक कार्रवाई। उसके बाद है कि अगर घटना हो जाए तो उसमें फिर क्या कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ तब से अब तक में जो बदलाव आप देख पा रहे हैं अपने कार्यकाल के बाद से, अगर देखा जाए, यहाँ पर 37 इयर्स का अनुभव है, आपका बेहतर समझ रहे होंगे कि पहले कितनी जिम्मेदारी से काम किया जा रहा था, और आज भी ऐसा नहीं है। बहुत अधिकारी ऐसे हैं जो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार दबाववश, चाहे वो नेता का दबाव हो, किसी उच्च अधिकारी का दबाव हो, या कानून तो सभी के लिए बराबर होता है। अगर अपराधी है तो अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं जहां पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, कार्रवाई नहीं होती, चक्कर पर चक्कर काटे जाते हैं थाने के, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। एक दर्शक है सर, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं सवाल को लेकर। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं 50 वर्षों से देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, मेरी उम्र यहीं बीती, यहीं मैं बड़ा हुआ, यहीं मैं रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया जी। उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक सरकारें बनी, 20 साल उनकी रही, 20 साल उनकी रही, 6-7 साल से इनकी है, ये सब बदमाशों के सहयोग से ही बनी है, और बदमाशों को ठेका देकर ही वोट लिए गए हैं। बदमाशों से ही इनके नेताओं की आमदनी है। इनके नेता भी कत्ल आदि करवाने में सक्षम है, और पहले वाले ने तो बिल्कुल कत्ले और ये सब करवाए अपनी जिंदगी भर, और उन्हीं की कमाई खाई है, उन्हीं से दौलत के अपूत दौलत संपदा कमाई है। हमारी केंद्र की सरकार अगर ईमानदार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ईमानदार है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ईमानदार है, तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरकारों को बर्खास्त करें, यहाँ पर राज्यपाल का शासन लगाएं, और राज्यपाल में किसी सेना के जनरल को यहाँ पर नियुक्त करें, और एक टीम बनाएं IPS IAS अधिकारियों की जो विशेषज्ञ हों। गिरीश जी, आपकी नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो इससे दर्शकों की नाराजगी भी निकलकर सामने आती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। AK जैन जी, आप अपनी बात को पूरा कर लें, फिर हम अगले मेहमान का रुख करेंगे, क्योंकि वाकई ये कैसी छवि राजनीति की जा रही है, अपराध से जुड़ती जा रही है, ये बड़ी बात है। नहीं, देखिए, एक एक घटना की समीक्षा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी करते हैं। मैं भी देखता हूं कि किन किन घटनाओं में क्या क्या कार्रवाई हुई है, कहां पर कोई कमी पुलिस की रही है। एक बात को हमको इसको समझना होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है पुलिस के। पुलिस को जो निर्देश मिल रहे हैं, ये मुझे पता नहीं कौन सी चर्चा कहाँ पे हुई कि वरिष्ठ अधिकारियों की कोई संलिप्तता है या किसी नेता की है।
मुझे तो सर इतना पता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, सुल्तानपुर का ये मामला सामने आया है जहां पर एक डॉक्टर को मारा गया और कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही। मुझे घटना मालूम है, अजय नारायण सिंह वगैरह उसमें नामजद किए गए हैं, जमीन का विवाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां के एसएसपी वगैरह सब गए थे मौके पे, रेड्स लगातार पड़ रही हैं, कई पुलिस पार्टीज उसमें फॉर्म कर दी गई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक डॉक्टर की हत्या की गई। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि 50 लाख रुपए दे देने के बावजूद भी जमीन का कब्जा नहीं मिला है। मिलना चाहिए, पुलिस को चाहिए, डीएम को चाहिए कि जो अगर कोई लिखा पड़ी हुई है, पैसा दिया गया है, उसका कब्जा दिलवाएं। और जो भी आपराधिक तत्व हैं, ये अजय नारायण सिंह मुझे बताया गया कि इस पे 2-3 मुकदमे भी हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई एनएसए गैंगस्टर में ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध होनी चाहिए। ये वांछनीय है। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बहुत से अधिकारियों से बात होती है जो मेरे अधीनस्थ रहे हैं। उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वो इसी बात को कहते हैं कि कोई भी किसी भी नेता के निर्देश न सुने जाएं, मेरिट पर काम होना चाहिए। यही उचित होता है कि ये नहीं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ कह दिया, किसी नेता ने कुछ कह दिया। बिल्कुल मेरिट पर एक्शन होना चाहिए। जैसे घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सरकारी डॉक्टर की हत्या हो जाना गंभीर अपराध है और इसमें कठोरतम कार्रवाई मुझे लगता है कि अगले कुछ 1-2-3 दिन के अंदर अंदर संपन्न होगी, क्योंकि रिपोर्ट तलब की गई हैं और डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी जोन सब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। 2 अन्य हैं, अजय नारायण कुछ ऐसी ही की जा रही है। और देखा जाए तो कई बार योगी आदित्यनाथ फटकार भी लगाते हैं, गैर जिम्मेदाराना जो रवैया निकल कर आता है। अधिकारियों को तो नसीहत भी दी जाती है, नाराजगी भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बार बार सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं और विपक्ष भी उठा रहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं अशोक जी का। अशोक जी, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अपराध जितनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई सामने आ रही है या कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं के न्यूज को धन्यवाद कहूंगा कि जनता से जुड़े हुए ऐसे विषयों को समय समय पे उठाते हैं जिनसे व्यापक जनहित का काम मीडिया के द्वारा प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि वाकई ही जनता के लिए ये रिपोर्टिंग और ये सारे मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जैन साहब ने पुलिसिंग पे काफी कहा और वो इसके लिए एप्रोप्रिएट पर्सन भी है। आप डीजीपी के रूप में भारत के सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं। बिल्कुल माना जाएगा कि आपने जो बात कही है तर्कसंगत बातें हैं। मैं इसमें जैन साहब की बात में ये जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी अपराध है, किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गई तो 506 की आईपीसी की धारा का जो मुकदमा है वो बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस कहती है कि भाई आपको मारने की धमकी ही तो दी है, कोई गोली थोड़ी चलाई है आपके ऊपर, नहीं आपको मारने का कोई प्रयास किया है। तो अगर छोटी सी किसी व्यक्ति की समस्या को आप गंभीरता से लेते हुए उसके समाधान की तरफ, जो ए.के. जैन साहब ने कहा है कि कोई प्रिवेंटिव स्टेप अगर समय से ले लिया जाए, अभी जैन साहब की बातों में भी ये बात झलकी है और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं श्रीमान द्विवेदी जी, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पुलिस एक ऐसा महकमा है जो आज भी औपनिवेशिक काल की उसी मानसिकता के साथ में काम करते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की इतनी बड़ी जरूरत है कि उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में प्रति लाख कितने पुलिस की उपलब्धता है? क्या 120, 180 या 200 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स 1 लाख की जनता को प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, अपराध से बचा सके, अपराध होने के बाद न्याय दिलाने में क्या सक्षम हो सकते हैं? उसके बाद भी सोनी जी, इसमें पहली बात ये देखी गई है कि पुलिस जब मुकदमे लिखती है जी, तो हाल तो बहुत जल्दी से मुकदमे लिखती नहीं है और जब लिख लेती हैं तो उनके वही पारंपरिक विवेचना के तरीकों से सही ढंग से साक्ष्यों का संकलन नहीं होता है। जिन साक्ष्यों को बनाते भी हैं उन पे पूरे विश्वास में नहीं लेते हैं। होता यह है कि जब विचारण चलता है वो साक्षी टूट जाते हैं। लंबे लंबे समय तक अभियोजन में रुचि ना लेने से प्रदेश सरकार के नियुक्त किए गए सरकारी वकील एक एक मामले को 5-5 साल खींच देते हैं। पीड़ित व्यक्ति के मन में बदले की भावना तो मैं कहूंगा नहीं, पर न्याय की जो आस होती है
वो कहीं ना कहीं लंबी अवधि तक इन विचारों में पेंडिंग रहने के चलते टूट जाती है और आखिरकार समझौते हो जाते हैं, गवाह टूट जाते हैं, समाज में ये संदेश चला जाता है कि फला व्यक्ति इतना प्रभावी है, कत्ल करके भी बरी हो गया है, हम आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ या इसका प्रतिकार करेंगे तो हमें मार के भी ये दोबारा से बरी हो जाएगा। इस वजह से इन अपराधियों के ना चाहते हुए भी सरकार के समानांतर सरकार चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है, इस पर हम प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जैन जी की, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैम, अभी हमारे डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब बोल रहे हैं कि 25 करोड़ की जनता में ये हो सकता है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। वो एक डीजीपी रहे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए 140 करोड़ की जनता रहती है भारतवर्ष में, और उसके बाद उस देश का मुखिया जो आके बोलता है कि इस देश में, इस प्रदेश में अपराध है ही नहीं, और फिर गृह मंत्री आके बोलता है इस देश में प्रदेश में अपराध है ही नहीं, और उसके बाद सीएम तो रोज ही चलाते हैं कि अपराध है ही नहीं, और अगुवाई करते हैं जाके बनारस में वो पीएम साहब की। कैसे संभालेंगे देश को? ऐसे संभलेगा क्या प्रदेश या देश? देश ऐसे नहीं संभालता है कि अपने नाम का डंका बजवाने की हम बुलडोजर चला के संभाल लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। तरीका क्या होना चाहिए ताकि अपराध किस तरीके से कम किया जाना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम, झांसी से मैं कैलाश यादव बोल रहे हैं। जी कैलाश जी। जी मैडम, हमारा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध में कमी तो आई है मैडम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, बाबा जी की, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो या तो वो जेल तो जाता ही है या फिर उसमें गोली पड़ती है, उस पर कार्रवाई तो होती है। पूर्व की सरकारों में तो मैडम ऐसा था कि FIR भी नहीं होती थी। आज की स्थिति जो पहले की स्थिति, वर्तमान की जो स्थिति है अपराध की, वह बहुत कमी आई है और बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की, महाराज जी की सरकार है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से और जितनी तेजी के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या है इस समस्या का हल और कैसे अपराध पर लगेगा अंकुश, इन तमाम बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक तरफ ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अपराध में अंकुश लगा है, और लगा है तो जो मामले इस तरीके के सामने आ रहे हैं इसमें कोई उचित कार्रवाई होती क्यों नजर नहीं आ रही। और सबसे अहम बात कि यहाँ पर त्वरित एक्शन जो होना चाहिए प्रशासनिक अमले का, वो नहीं होता, और इसीलिए छवि खराब होती नजर आती है। नसीहतों के बावजूद भी आखिर इन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी क्यों समझ में नहीं आती। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अजय चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं अजय जी का। अजय जी, आप क्या वजह देख पा रहे हैं जिस तरीके से, जितनी तेजी के साथ ये अपराध सामने आ रहे हैं और अपराध में जो एक प्रशासनिक कार्यशैली है वो जिस तरीके से की जा रही है, और फिर भी सवाल। नमस्कार जी सोनी जी, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद, और जनहित में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जरायम की जो है दुनिया में, और जिस तरह से जुर्म की जो है दुनिया में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ये क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक जिसमें जो है रहा करता था क्राइम। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हार्ड कोर क्राइम कम हुए हैं। अभी रोड होल्ड अप जैसी जो घटनाएं, रोड होल्ड अप करके पूरी जो है बसें जो है यहाँ पर लूट ली जाती थी, वे वाले जो है यहाँ पर इस तरह की आपराधिक जो घटनाएं वो कम हुई हैं। चेन स्नैचिंग, लूटपाट, सबसे बड़ी बात है कि नए जो है बदमाश यहाँ पर जो है पन्ने बंद हो गए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे क्षेत्रों में से नए बदमाश हर 6 महीने में कोई जो है नया बदमाश, कोई युवा जो है जरायम की दुनिया में जाने के लिए जो है तैयार रहता था। लेकिन जब से 2017 से गवर्नमेंट जो है समाजवादी से भाजपा की आई है, तो कानून जो है व्यवस्था में काफ़ी अच्छे जो है चीज़ें निकल के आई हैं। कानून काफ़ी अच्छा और जो है मजबूत हुआ है। देखिए, लचीलापन कानून में जो है लचीलापन होने की वजह से बहुत सी जो है घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जो है बात करूं तो
बिल्कुल भी जो है इस तरह की घटनाएं बहुत चलिए, कम हो गई हैं। आपका अगर कहना है आप- अजय जी कि पश्चिमी यूपी में जो क्राइम ग्राफ है वो कम हुआ है जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी भी जो मामले सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, कानपुर से सामने आ रहे हैं और यहाँ पर सवाल है कानून व्यवस्था पर इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई बार एक रिलेशन राजनीति से जुड़ जाता है तो इस दबाववश कार्रवाई नहीं होती, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक दर्शक हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, मेरठ से ही जुड़े हुए हैं। उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर पैसे का बोलबाला है। पैसे के दम पर सब काम हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कोई मॉनिटरिंग नहीं करती है, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होती और गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आता है प्रशासनिक आला अधिकारियों का और इसीलिए क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी भी प्रतिक्रियाएं दर्शकों की सामने आ रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो ना किसी राजनीतिक दल से होते हैं, ना पक्ष से होते हैं, ना विपक्ष से होते हैं, निष्पक्ष होकर अपनी बात को यहाँ पर इस मंच पर साझा करते हैं। आपका रुख करेंगे अजय चौधरी जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जिस तरीके से आपने कहा कि जब से सत्ता परिवर्तित हुई तो क्राइम रेट में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी और कई ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देखिए, अभी हमारे जो है पूर्व जो है डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी ने जैसा कहा था कि 25 करोड़ से अधिक आबादी का उत्तर प्रदेश है और हम लोग जो है या जो है पुलिस है या वो इस तरह के जो क्राइम जो हो रहे हैं इसको जो है कम कर सकती है, लेकिन खत्म कोई भी सरकारें आए खत्म कर नहीं सकती है क्राइम। तो ये इस तरह की जब इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा लोग जो है जनसंख्या है, लेकिन जो है पुलिस जो है हमारे पास कम है, पुलिस की और जो हमारे पास बल है वो कम है। एक थाने में अगर मैं यहाँ बात जो नहीं तो है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, कम है, ठीक है, कम है, एक अलग बात हो गई, ठीक है। कमी के चलते बहुत सारी चीजें हैं, क्राइम कंट्रोल में नहीं हो सकता पूरी तरीके से, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उस जिम्मेदारी को लेकर सवाल क्यों खड़े होते हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो है हर हफ्ते हर सप्ताह में जो है बैठ के करते हैं। मैं खुद जाता हूं, जब मैं गांव में जाता हूं या किसी में जो है देहात क्षेत्र में जाता हूं तो जो है पुलिस वहां पर जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले जो है पुलिस कभी जो है गांव में नहीं जाकर जो है वहां से लोगों से जो है वार्तालाप करती थी, अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पुलिस जो है फ्रेंडली जो है एक नेचर रहा है अब, लेकिन अगर जो है इस तरह की जो है कुछ भी जो है व्यवस्थाएं अगर खराब होती हैं, कानून जो है व्यवस्था खराब होती है, तो इसमें आजकल जो है आपसी जो है रंजिशन के जो है चलते जो ये क्राइम जो बढ़ रहा है, आपसी जो है रंजिशन का क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हार्डकोर क्राइम और भू माफिया जैसे शब्द जो है पहले जो सुनने को मिलते थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। किसी की जमीन जो है कब्जा ली जाती थी। अगर मैं बात करूं मेरठ में एक सोतीगंज जो है मार्केट हुआ करता था, इस सोतीगंज मार्केट में पूरे उत्तरी जो है भारत के वाहन जो है यहाँ पर आके जो है चोरी के वाहन जो है यहाँ पर काटे जाते थे। उस सोतीगंज मार्केट को कोई भी जो है सरकारें खत्म नहीं कर पाई, लेकिन जब ठीक है, जो सरकार ने किया हम उसका भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं किया, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। आपका रुख करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल यादव जी। जिस तरीके से राजेश जी कह रहे थे कि ये विपक्ष काम करता है अपराधियों को बढ़ावा देने का, तो आप लोग क्यों करते हैं भाई ऐसा? आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है विपक्ष में होने के नाते, और आगे चुनाव भी आ रहा है।
जी मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ जब सुल्तानपुर का जब आप ये वीडियो दिखा रहे थे, तो उस डॉक्टर की पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही है और वो कह रही है मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति वापस लाके दे दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब इनके प्रवक्ता ने बोलना शुरू किया तो मुझे इनकी बातें सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि बजाय ये बताने के कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो जिसका इनसे संबंध है, जो मर्डर का जो रिश्तेदार है, उस पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं ये लोग, उसका ये बताते कि भाई हम लोग चंद घंटों में, चंद दिन में, या एक टाइम लिमिट देते कि भाई मैं योगी जी की सरकार है, एक दिन में हम अपराधी को पकड़ लेंगे या 2 दिन में अपराधी को पकड़ लेंगे या महीने में या साल में, कुछ तो बताते। लेकिन इन्होंने उस मुद्दे पे बात करना तक नहीं ठीक समझा। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपराधियों का संरक्षण करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको इतनी शानदार डिबेट चल रही है, बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, जनता के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा? सिर्फ हमें जब बात करते हैं तो आंकड़ों पे बात करनी चाहिए, हमें हवा में बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि आप कौन से अपराधी का संरक्षण बताइए कांग्रेस पार्टी ने किया है, आप मुझे बता दीजिए। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, आप देखिए एक मामला नहीं है, आप ये तो सुल्तानपुर का मामला है। मुझे बताइए कि उन्नाव में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई आज उत्तर प्रदेश की यही है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी पे लगा ले तो वो ये समझता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो समझता है कि किसी भी बहन बेटी के साथ वो बदतमीजी कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, किसी की जमीन कब्जा सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मुझे बताइए उन्नाव का मामला, क्योंकि कानपुर से एक दर्शक ने बात करी और वो अगर सुन रहे होंगे तो रिलेट कर पाएंगे इस बात पे। उन्नाव की एक बेटी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करना पड़ा। आत्मदाह सिर्फ इसलिए कि उसकी बात सुनी जाए कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। कारण क्या था कि जो अपराधी था, जो आरोपी था, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। कुलदीप सेंगर की बात कर रहा हूं मैं। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां जो हैं दिल्ली में सड़कों पर बैठी कि भाई हमें ब्रजभूषण सिंह ने हमारे साथ उत्पीड़न किया है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ा। ये इनका चाल चरित्र चेहरा। चिन्मय आनंद का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए मैं बना के बात नहीं कर रहा हूं, मैं हवा में नहीं कह रहा कि सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जैसे कि ये हम लोगों पे आरोप लगा रहे थे। मैं कह रहा हूं आरोप लगाइए तो कम से कम तथ्यों से लगाइए जिससे कि जनता आपको माने कि ये सच कह रहे हैं। अब जितनी जनता मेरी बात सुन रही होगी वो रिलेट कर पा रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। अब भाई साहब, मैं अजय चौधरी जी को सुन रहा था, देखिए इन्होंने कहा कि हार्डकोर क्राइम, भूमाफिया जैसे शब्द अब नहीं सुनने को मिलते हैं। ये जो सुल्तानपुर की, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातों में नहीं जा रहा हूं, सुल्तानपुर की घटना की ही बात कर लें तो इसमें हार्डकोर क्राइम इससे ज्यादा क्या होगा कि एक व्यक्ति जिसपे पहले से मुकदमे दर्ज है वो मर्डर कर रहा है। मर्डर से ज्यादा हार्डकोर क्राइम क्या हो सकता है? चलिए राजेश जी, हार्डकोर क्राइम की डेफिनेशन समझा दीजिए। प्रदेश की बात कर रहा था, पश्चिम का भी बता देता हूँ। पश्चिम का भी आज ही एक बेटी अपने पिता के लिए, अगर आपने सुना होगा, खाना लेने जा रही थी, उसको पकड़ के उसके साथ दुष्कर्म हुआ, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी। अभी उसमें जांच हो रही है, वो मेरी जानकारी में है। अजय जी, आपको, मुझे लगता है आपको अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से थोड़ा सा अपने वक्तव्य को रखना चाहिए, साझा करना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक दल से नहीं है, एक राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं, तो निष्पक्ष होकर आप बात को रखिए, इसकी गरिमा को मेंटेन रखिए। जी, बात को पूरा कर लीजिए, राजेश जी का रुख करेंगे। जी अनिल जी, बात पूरी हो गई आपकी? हाँ जी, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। मैं अजय चौधरी जी की वजह से रुका। देखिए सच्चाई बताता हूँ आपको। आज एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंक 1 है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो मैं तो ये बातें, और एनसीआरबी का आंकड़ा सरकार जारी करती है, तो हर जगह है, राजस्थान में भी है। अगर क्राइम रेट का आप जिक्र करोगे तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी क्राइम रेट है, बढ़ा हुआ है। वहां पे कौन सा, हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर राजस्थान में क्राइम है ही नहीं। सोनी जी, मैंने ये नहीं कहा कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्राइम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आज उस आंकड़ों के हिसाब से यूपी टॉप कर रहा है। मर्डर के मामलों में यूपी जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पर है। और समस्या क्या आती है? समस्या ये है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है। क्या है? अब सुन लीजिए भाई साहब, ठीक है, राजेश जी आते हैं। मांगिए कि आपकी सरकार ने एक औरत का सिंदूर आपने छीन लिया, आपके नेता ने एक औरत से, एक स्त्री से उसका पति छीन लिया। आप पहले माफी मांगिए उस नेता के लिए, आप कहिए कि उसको निष्कासित करेंगे। कश्मीर के लिए माफी मांगेंगे। आपके बीच में 5 लाख रावणों की हत्या हुई वहाँ, माफी मांगेंगे? अच्छा सुन लीजिए, जवाब दे दूं। जी, मैं आप ही की तो सरकार थी, और मैं आपसे बता रहा हूँ
दिल्ली में जवाब सुन लो, अरे सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ भाई, इसका जवाब सुन लो ना। ठीक है, जवाब दीजिए। राजेश जी का रुख करते हैं। सुन लीजिए, हाँ सुन भाई, सुन लीजिए। जब आप आक्षेप लगाते हैं तो 10 सेकंड जवाब देने दिया करिए। आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। बहुत लंबी स्टोरी है अनिल जी, अगर वहां से शुरू करेंगे ना तो डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। अनिल जी, बहुत लंबी स्टोरी है, हमें गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ने हैं। सरकार थी, हम प्रेजेंट पर बात कर रहे हैं। ही समर्थित सरकार थी जब कश्मीरी पंडितों के साथ ये हो रहा था। ये लोग पढ़ के आते नहीं है, इन आंकड़ों का पता नहीं है, बस उठा के कांग्रेस पे आक्षेप करने लगते हैं। भाई साहब पढ़िएगा जाके तो पता चलेगा। चलिए, आंकड़ों के आधार पर क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है। राजेश जी, इस बात का जवाब दीजिए। और सत्ता पक्ष ये कहता है कि अब क्राइम रेट में देखा जाए तो बहुत कमी देखने को मिल रही है। कागजी आंकड़ों के आधार पर, अगर रिपोर्ट के आधार पर भी बात की जाए। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे जो अपराधी भी कुलदीप सेंगर के खिलाफ क्यों नहीं की थी? अपराधियों का जो है शरण देने में चाहे कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो। महोदय कहने दीजिए। और अभी हमारे महोदय के द्वारा जो है कहा जा रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा जो है वक्तव्य दिया, जो है निश्चित है कि 25 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा कर्मी पूज्य योगी जी की सरकार है। इसमें हर सरकार के जो है नेतृत्व में होनी चाहिए और है भी। आज जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सरकार में घटनाएं होती थी उसकी कमी आई है। हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, हम पूर्व में नहीं जाना चाहते। राजेश जी, अभी जो सुल्तानपुर की घटना सामने आई मैडम, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बस्ती में तत्काल प्रभाव से जो जहर खा करके महिला और चले जा रहे हैं उनके खिलाफ जो है जो थे लड़के, उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल से हुई, वो जेल गए। और जहां तक सुल्तानपुर की घटना है, सुल्तानपुर की घटना में भी जो है कार्रवाई जल्द ही होने वाली है। माफी मांगिए पहले उस पे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर माफी मांगिए ना, माफी मांगिए, उस बहन को अच्छा लगेगा। एक दलित परिवार के द्वारा को जो है आपके विधायक थे राजस्थान के, उनके नेतृत्व में जो है उसकी हत्या हो गई, उस पर आप माफी मांगिए। राजेश जी, दिल्ली में आपकी और केजरीवाल की मिली भगत के कारण जिस प्रकार से क्या बोले चले जा रहे हैं भाई। अरे द्विवेदी जी भैया, ठीक है, बुरा लग रहा होगा। राजेश जी, प्रेजेंट में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, राजेश जी मेरा सवाल सुनिए। राजेश जी सुन लीजिए, जो अच्छा श्रोता होता है वो वक्ता भी अच्छा होता है। राजेश जी, प्रेजेंट में जो घटनाएं सामने आ रही हैं इसका हल क्या है? क्यों कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका हल क्या है? सिर्फ विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, चाहे रेप की घटना हो, छेड़छाड़ की घटना हो, हत्या की घटना हो, उसमें क्यों ऐसा रवैया प्रशासनिक अमले का सामने आता है? उनकी भी भूमिका की जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पूज्य योगी जी की सरकार है, ये कानून व्यवस्था को अपने हाथ। सुल्तानपुर की घटना को लेकर बीजेपी के रिश्तेदार का जिक्र हो रहा है कि जो कब्जाने का काम कर रहे थे जमीन, वो बीजेपी के रिश्तेदार हैं। क्या इस वजह से ये कोताही बढ़ती जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से? है कि योगी जी की सरकार है, पूज्य योगी जी की सरकार है, कार्रवाई हो रही है। मैं तो कह रहा हूं, इसीलिए तो मैंने कहा माननीय अनिल जी, आपकी सरकार। अरे कुछ और नई भी बातें लाइए। राजेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब केंद्र में आपकी सरकार थी और उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, करोड़ों लोगों के आस्थाओं से खिलवाड़ किया गया, लाखों लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई गई। राजेश जी, क्या कर रहे थे? बीजेपी प्रवक्ता जब डिबेट में बैठते हैं तो वो योजनाओं का जिक्र करने लगते हैं, और जब योजनाओं का जिक्र नहीं करेंगे तो वो ऐसी बातों का जिक्र करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया हमें उससे लेना देना नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी सरकार है। राजेश जी सुन लीजिए, राजेश जी, गलत है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। राजेश जी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। राजेश जी, आप मेरा सवाल सुनिए। आपकी सरकार है, अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है,
उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ कितना बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर, कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है, ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं दर्शकों की। मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि इससे राजनीति जो छवि है बीजेपी की वो खराब हो रही है? आपको नहीं लगता कई ऐसे मामले न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि बीजेपी का नेता है, कार्यकर्ता है, बीजेपी का झंडा लगाया हुआ है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती? बख्शा नहीं जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जिसमें सपा का लगा हो झंडा, उसमें पार्टी का बैठा है गुंडा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये पूज्य योगी जी की सरकार। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी आपका रुख करेंगे। क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र सत्ता पक्ष करता है अगर कोई सवाल करो, और जो पूर्ववर्ती सरकार अगर विपक्ष का जिक्र करे तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में ये सारे मसले सिमट कर रह जाते हैं। क्या है इन समस्याओं का हल? देखिए, इन समस्याओं का हल है जिसने अपराध राजेश जी आपसे मेरा सवाल नहीं है। राजेश जी आपसे मेरा सवाल नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जी से मेरा सवाल है। जी मेरा ये कहना है कि मेरे बीजेपी के मित्र श्रीमान राजेश जी और कांग्रेस के मित्र श्रीमान अनिल जी बड़ी लंबी चौड़ी अभी इन्होंने आपस में बहसबाजी की अपना, पर इस निरर्थक बहस का कोई फायदा नहीं है अपना, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। ये जो राष्ट्रीय औसत है प्रति लाख पुलिस का, ये एनसीआरबी के डाटे को कोट कर रहे थे श्रीमान अनिल जी, 152 व्यक्ति प्रति लाख, 152 व्यक्ति प्रति लाख संपूर्ण भारतवर्ष का औसत है। उत्तर प्रदेश का औसत है 133.86 पुलिसकर्मी प्रति लाख, राजस्थान का 120.39 पुलिसकर्मी प्रति लाख। क्या यह संभव है कि 150 व्यक्ति 1 लाख व्यक्तियों को लॉ अबाइडेड सिटीजन के तौर पर काम करा सकते हैं? क्या कानून और व्यवस्था को मेंटेन कर सकते हैं? एक थाने में अमूमन मैक्सिमम 100 का जो आपका स्टाफ रहता है, वही दरोगा लॉ एंड ऑर्डर को भी कीप कर रहे हैं, वही दरोगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, वही दरोगा वीआईपी ड्यूटी भी कर रहे हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ पुलिस में है ही नहीं। क्या अपराध रोकने के लिए कटिबद्ध कोई विशेष दस्ते गठित किए गए हैं प्रत्येक थाने में? क्या कोई विशेष दस्ते इस बात के लिए कटिबद्ध किए गए हैं, बनाए गए हैं कि ये सिर्फ अपराधों के अन्वेषण ही करेंगे? अब मैं इससे आगे की बात आता हूं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा व्यवस्था ये है सोनी जी, किसी व्यक्ति को शिकायत देनी है तो उसके पास में 2 तरीके हैं। या तो संबंधित अधिकारी को, संबंधित पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें आप दे सकते हैं। अगर वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है तो जन सुनवाई ऐप है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम IGRS है। आप अधिकांश IGRS की शिकायतों की स्थिति ये देखेंगे कि आपसी रंजिश है, पुरानी इनकी एक दूसरे की रंजिश है, इस रिपोर्ट को लगाकर उस शिकायत का निस्तारण कर देते हैं। उससे भी आगे की बात, अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है, किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला हो रहा है, किसी युवती के किसी महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मौजूदा दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की 173A की धारा यह कहती है कि किसी भी पीड़िता के साथ में यदि बलात्कार होता है तो 60 दिन के भीतर उसकी विवेचना पूर्ण होनी चाहिए। मैं पूछता हूं अनिल यादव जी से, मैं पूछता हूं राजेश जी से, अधिकांश राज्यों में आप दोनों की सरकार है, क्या इन 173(1)A की कंप्लायंस कितनी होती है? अभी राजस्थान में ये स्थिति आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मेरे ही नाम राशि हैं, उन्होंने कहा कि बलात्कार के अधिकांश मुकदमे झूठे होते हैं। अरे एक बलात्कार पीड़िता जब मुकदमा लिखवा के 10 साल तक अदालत की चौखटों पर ही अपना सर रगड़ते रहेगी तो आने वाले दिन या आखिरी दिन में वो समझौता कर ही लेती है उन अपराधियों से। अपने घर वालों की जान बचाने के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा की दृष्टि से लिए निराशा में, दबाव में, किसी इंड्यूसमेंट में वो फैसला कर ही लेती है। अब आ जाते हैं राजेश जी की बात कर लेते हैं। राजेश जी ने भी ये बात बहुत बड़े स्तर पर उठाई है। क्या 133.86 लाख व्यक्ति या पुलिसकर्मी पर्याप्त हैं 1 लाख पर? एडवांस पुलिसिंग के लिए इतना बजट आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय समय पे इसी बात को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी बात को कहते हैं कि अपराधी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करूंगा इस बात। राजेश जी भी का ये वक्तव्य है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो अपना कार्रवाई हो रही है वो छोटे स्तर पर नहीं हो पा रही है, उसी का कारण है कि ऐसी घटनाएं देखी जा रही। राजेश जी,
जी जवाब में कुछ है? देखिए मैडम, है ना पूज्य योगी जी की सरकार है, अशोक जी कह रहे थे, अशोक जी जो कह रहे थे, इसके तुलनात्मक में जिस प्रकार से जनसंख्या है और उस जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस परिवार की जो महकमा है उनको तमाम कार्यों में डिवाइडेशन, कोई भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सही है उसको मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। तो निश्चित है कि हर कार्य, हाँ, लेकिन उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि घटना करने वाले अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और यदि उनमें लिप्तता पाई जाती है तो निश्चित सख्त कार्रवाई में क्या एनकाउंटर कर दिया जाए, और एनकाउंटर क्या अपराध पर अंकुश लगा सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए, कैटेगराइज किया जाए अपराध को, तो अलग अलग श्रेणी के अपराध हमारे समाज में हैं, और किस तरीके से कार्रवाई होती है प्रशासनिक स्तर पर, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एनकाउंटर का भी डर अपराधियों पर नहीं है। राजेश जी, देखिए मैडम, जब अपराधियों का इनकाउंटर होता है तो उस पर भी विपक्ष सवाल करता है। कहने का मतलब यह है कि जो सही काम होता है उस पे तो विपक्ष को खुल करके अच्छा जो है बधाई देना चाहिए, कहना चाहिए कि योगी जी के सरकार में जो अपराधी है उनका ढेर हो रहा है। और तो आप कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में, अनिल जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं और इसके बाद अजय जी का रुख करेंगे। अनिल जी का रुख कर लेते हैं पहले सरकार ने अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। भाई साहब सुन लीजिए, अनिल जी समय कम है जी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या विपक्ष है? सब आपको सारे प्रदेशों में सबसे ज्यादा चिट्ठी जो है उत्तर प्रदेश को लिखी है, जो आप फर्जी एनकाउंटर करते हैं, क्योंकि सबकी स्टोरी सेम है। ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष नहीं कर रहा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, जो एक संस्था है, सरकारी संस्था, उसने आपसे सवाल किया। हाईकोर्ट ने ये कहा है आपकी सरकार को कि आप जितने एनकाउंटर करते हैं आपकी स्टोरी सेम है, अधिकतर में चांसेस है कि ये फेक है। तो ये आपसे हाईकोर्ट पूछ रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पूछ रहा है। सरकारी महकमा में रहने वाला पुलिस परिवार का जो है, अरे भाई हत्या हो जाती है तो ह्यूमन राइट काम नहीं करता भाई। कहने का मतलब आप गोली चलाएंगे मेरे ऊपर तो हम क्या करें? हम अपने बचाव में गोली नहीं चला सकते। वो सेल्फ डिफेंस है, लेकिन पिछले दिनों जो एनकाउंटर हुए उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। खैर अजय जी, फाइनल कमेंट आपका 2 शब्दों में ले लेते हैं। क्या हल है ताकि अपराध में अंकुश लगे? बहुत कम शब्दों में, चूंकि समय कम है। अजय जी, आज क्या बोल रहे हैं? कुछ माननीय योगी जी की सरकार, अजय जी, अनिल जी, माननीय योगी जी की सरकार, अनिल जी आपसे सवाल नहीं है, अजय जी का फाइनल कमेंट। जी सोनी जी, अगर हमें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये जो क्राइम हो रहे हैं इन्हें कम करना, इन पर अगर हमें आगे उत्तर प्रदेश को जो है बिल्कुल भी इस तरह के क्राइम ना हो, उसके लिए एडवांस पुलिसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली जो है बदलनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई जो है पीड़ित है या कोई महिला है, किसी थाने में जाती है और थानेदार उसकी मान लो नहीं सुनता और वो किसी उच्च अधिकारी के पास जाती है, तो अधिकारी को ये करना चाहिए कि अधिकारी वहां से अपनी ठीक बात, थोड़ा सा गंभीरता, जिम्मेदारी और कार्य प्रणाली यानी कि अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है ना प्रशासनिक आला अधिकारियों को। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो वाकई जो एक हल की बात कहा जाए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, जो प्रतिक्रियाएं दर्शकों की सामने आई कानून व्यवस्था के रवैये को लेकर, प्रशासनिक अमले के रवैये को लेकर, क्योंकि कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता और सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और जिम्मेदारी के साथ वो अपने कार्य को नहीं करते। यही वजह है कि अपराधियों के जहन में भी डर नहीं है, खौफ नहीं है और इसीलिए लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।